आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि research proposal is a roadmap for or a blueprint for your work, for your research work. It guides your research work. देखें, रिसर्च प्रोपोजल एक रोडमेप होता है, जिस तरह अमजद ने कहा। वो किस लिए? जब भी हम, चाहे थीसिस हो, डिसर्टेशन हो, रिसर्च आर्टिकल हो या रिसर्च पेपर हो, उसके लिए आप एक रोड मैप बनाते हैं कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मेरे ये वेरिएबल्स होंगे और मेरे ये रिसर्च क्वेश्चंस होंगे जिनके बेसिस पर या जिनके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। ठीक है, अब हम आपके सामने एक खोलते हैं रिसर्च, जो एक स्टैंडर्ड रिसर्च प्रपोजल की आउटलाइन है। जिस तरह एक है इंट्रोडक्शन। देखें, रिसर्च प्रपोजल में नॉर्मली 3 चैप्टर्स होते हैं। जिस तरह थीसिस के अंदर 3 चैप्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही रिसर्च सॉरी थीसिस के अंदर 5 होते हैं। पहले जो 3 चैप्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे अपना आपकी रिसर्च प्रपोजल के अंदर। रिसर्च प्रपोजल के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, या उसमें जो लैंग्वेज होती है, कुछ जगहों पर फ्यूचर टेंस यूज करते हैं हम, क्योंकि प्रपोजल का मतलब प्रपोज करना, सजेस्ट करना। आप अपने सुपरवाइजर को या अपनी एकेडमिया को या अपनी यूनिवर्सिटी को या सुपरवाइजिंग पैनल्स जो होते हैं आपके, उनको सजेस्ट कर रहे होते हैं या उनको आप रिक्वेस्ट भी कर रहे होते कि सर ये मेरा रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक में मैं काम करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये प्रॉब्लम है, ये रिसर्च क्वेश्चन है, ताकि आपका सुपरवाइजर उसको चेक करे और फिर अप्रूव कर दे। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और एम ठीक है, तो आपका प्रपोजल अप्रूव हो जाएगा। और आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी देखें, रिसर्च प्रपोजल में 4-5 चीज़ें बहुत आम होती हैं। आपका रिसर्च एम या रिसर्च ऑब्जेक्टिव, और आपके रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तब आते हैं जब आपका टाइटल क्वांटिटेटिव होता है। हम आगे जाके बात करेंगे कि क्वांटिटेटिव स्टडीज क्या होती हैं और क्वालिटेटिव स्टडीज क्या होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी आप डेटा या रिसर्च जो करेंगे उसका तरीक़ेकार क्या होगा, डेटा आप लेंगे कहाँ से, कलेक्ट कहाँ से करेंगे, डेटा को एनालाइज कहाँ से करेंगे। ठीक है, आते हैं उस पर अपना अमजद, उस पे हम डिटेल में आ जाएंगे। जब तक हम उस पे आते हैं ना, चैप्टर 1 पे शुरू करते हैं। ये तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ और एक डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थीसिस के दरमियान और एक प्रोपोजल के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, थीसिस की लैंग्वेज जिस तरह आपने कहा ना कि उसमें हम बताते हैं कि हमारे ये रिजल्ट्स हुए, वो हुए, वगैरह वगैरह। लेकिन देखें, वो तो चैप्टर 4 में जाके हम करते हैं ना। रिसर्च थीसिस जो होती है, उसका जो चैप्टर 3 होता है, उसके अंदर हम सिंपली जो आपका प्रोपोजल वाला कंटेंट था या प्रोपोजल वाली जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखी थी, 3rd चैप्टर पूरा, उसको आप एक तो रिफ्रेश करते हैं, यानी रिवर्ड करते हैं ताकि वो प्लेजराइज ना हो। दूसरा, उसकी लैंग्वेज या टेंस चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि इन दिस रिसर्च द रिसर्चर वुड यूज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी या वुड कंडक्ट सर्वेज। ये आपकी प्रोपोजल की लैंग्वेज होगी। लेकिन जब आप थीसिस कर चुके होंगे या थीसिस का चैप्टर 3 यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख रहे होंगे, तो उस वक्त आप क्या बोलेंगे? द सर्वे वाज कंडक्टेड। अब विल की जगह या वुड की जगह आपने क्या कर दिया? वाज। और कंडक्ट की जगह कंडक्टेड, सिंपली पैराफ्रेज किया और टेंस चेंज कर दिया। जहां जहां अभी विल और वुड है, उसको आपने रिप्लेस कर लिया पास्ट टेंस के साथ। जब मसला ये हो रहा होता है, जैसे भी स्टूडेंट्स को या
रिसर्चर्स को कहा जाता है कि यार इसको आप कन्वर्ट करें रिसर्च थीसिस में, तो वो घबरा जाते हैं। सही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। सही है, ये मेन डिफरेंस होता है थीसिस का और प्रपोजल का। प्रपोजल हमें बताता है कि फ्यूचर में जो रिसर्च आके मैं कंडक्ट करूंगा या करूंगी वो क्या होगी, लेकिन थीसिस क्या होता है, वो पास्ट हो चुका होता है। उस वक्त आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को, रिसर्च क्वेश्चन को, यानी इम्प्लीमेंटेशन फेज आपकी रिसर्च का। एक होता है प्लानिंग फेज, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन फेज। जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो आपकी रिसर्च थीसिस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मेन डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम आते हैं टॉपिक्स के ऊपर कि किस टॉपिक पे कौन सी रिसर्च अप्लाई होनी चाहिए। दो तरह की हमारे पास रिसर्चेज होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी होती है क्वालिटेटिव। कैन एनीबडी टेल मी अबाउट व्हाट इज क्वांटिटेटिव एंड व्हाट इज क्वालिटेटिव स्टडी? कोई है जो बताना चाहे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होती है स्टडीज? सर क्वांटिटेटिव में हम बात कर रहे होते हैं क्वांटिटी के बारे में, उसकी तादाद के बारे में हम बता रहे होते हैं। जिस भी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रही होती हो, रिसर्च हो रही होती हो। और क्वालिटेटिव वो होती है जिसकी क्वालिटी के ऊपर बात की जाए या जिसकी क्वालिटी के ऊपर रिसर्च किया जाए, उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। देखिए आपने ये जो है ना क्वांटिटेटिव रिसर्च या क्वालिटेटिव रिसर्च, उनमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो रिसर्च टेस्ट की जाए किसी डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसको क्वांटिटेटिव स्टडी कहा जाता है। और जो रिसर्च टेस्ट नहीं की जाए, उसका या तो थीमेटिक एनालिसिस हो या कंटेंट एनालिसिस हो या रिपोर्ट एनालिसिस हो, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मेथोडोलॉजी का सेक्शन करेंगे ना कवर। देखें, जिस भी टाइटल के अंदर रोल का नाम हो, इम्पैक्ट का नाम हो, रिलेशनशिप का नाम हो, वो टाइटल क्वांटिटेटिव होता है बाय नेचर। उसमें हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करेंगे रिसर्च के। ठीक है, अब जिस तरह मैं एक फाइल खोल देता हूं, अब जैसे कि ये फाइल है, इसका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द विलिंगनेस टू यूज कस्टमर्स डिजिटल बैंकिंग इन द यूके। ठीक है, यानी फैक्टर्स की हमने बात कर ली और अफेक्ट की बात कर ली, या रिलेशनशिप की हम जब बात करते हैं तो क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टडीज कहलाती हैं वो। यानी आगे जगह के हम इनका रिलेशनशिप डेवलप करेंगे और उनके रिलेशनशिप को हम टेस्ट करेंगे। और वो हम टेस्ट कैसे करते हैं, खास तौर पे या आम तौर पे हम अपना SPSS यूज कर रहे होते हैं, उसके थ्रू हम रिग्रेशन और कोरिलेशन की टेबल्स जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू वेरिएबल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप डेवलप होता है और वो बताता है कि किस वेरिएबल का किस वेरिएबल के साथ कितना रिलेशनशिप है, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल्स कितनी है या है भी नहीं। ठीक है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव टाइटल। जब आप किसी चीज को कंफर्म करने जा रहे हो, यानी आप इम्पैक्ट को कंफर्म या इवेल्युएट करने जा रहे हो, या रिलेशनशिप को इवेल्युएट करने जा रहे हो, उसको देखने जा रहे हो, चेक करने जा रहे हो, यानी रीजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसको जस्ट आपने कंफर्म करना है। अब फैक्टर्स जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे तो 4-5 फैक्टर्स हमारे पास पहले ही थे, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब जस्ट हम उनका इम्पैक्ट या रिलेशनशिप
चेक करना चाहते हैं किसके साथ, डिजिटल बैंकिंग बिहेवियर के साथ, कस्टमर के डिजिटल बैंकिंग बिहेवियर के साथ, कि वो डिजिटल बैंकिंग को किस तरह अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो उस सूरत में हमारी स्टडी क्या होगी, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, दीगर सूरत में जब हमारी स्टडी किसी रीजन को कंफर्म नहीं कर रही होती, अब ये रीजन्स हैं या फैक्टर्स हैं, रीजन्स को सिर्फ एक्सप्लोर कर रही होती। मिसाल के तौर पर, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ कस्टमर डिजिटल बैंकिंग, उसमें हम किसी अफेक्ट की, किसी इम्पैक्ट की, किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे। अब फैक्टर्स तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। जिस स्टडी के अंदर हम रीजंस को आइडेंटिफाई करें वो स्टडी क्वालिटेटिव होगी। जैसे कि कॉजेस ऑफ ओबेसिटी, तो ये क्या है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग द कॉजेस ऑफ ओबेसिटी, लेकिन एक्सप्लोरिंग या इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ नॉन फिजिकल एक्टिविटीज, नो प्रैक्टिस, फिजिकल इनएक्टिविटी ऑन ओबेसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटेटिव टाइटल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास, उसमें हमारे पास एक आईवी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मेजर करना चाह रहे हैं कि ओबेसिटी उसकी वजह से चेंज हो रही है या नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके 3 चैप्टर्स होते हैं रिसर्च प्रपोजल के। 3 चैप्टर्स तक रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च थीसिस साथ साथ चलते हैं, उनमें थोड़े माइनर डिफरेंसेस होते हैं, माइनर चेंजेस करनी होती हैं। इंट्रोडक्शन सेम होता है, इंट्रोडक्शन के बाद इंट्रोडक्शन चैप्टर हेडिंग होती है, और चैप्टर के अंदर एक सब हेडिंग होती है रिसर्च बैकग्राउंड। नॉर्मल तौर पे, आम तौर पे जो हेडिंग फॉलो होती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन सबका मकसद क्या होता है, एक ही होता है। रिसर्च बैकग्राउंड के अंदर हम रिसर्च बैकग्राउंड यानी उसकी हिस्ट्री डाल देते हैं, या जिस कंट्री के अंदर हम रिसर्च करना चाहते हैं या जिस कंट्री का क्लाइंट है उस कंट्री के बारे में हमने बता दिया। उस कंट्री के बारे में ये नहीं बताया कि वो क्या, कौन है, उस कंट्री के अंदर वो इंडस्ट्री क्या कर रही है, उस इंडस्ट्री की या उस कंसेप्ट की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है। उस टाइटल के हिसाब से, जिस तरह आप फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिजिटल बैंकिंग, यानी डिजिटल एक बैंकिंग एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, फिर डिजिटल बैंकिंग के बारे में ये बताया हुआ है, फिर यूके के बारे में ये बता दिया। तो इस तरह स्पेसिफिक टू जनरल अप्रोच हम फॉलो करते हैं रिसर्च बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, रिसर्च बैकग्राउंड के अंदर हम हिस्ट्री वगैरह डाल देते हैं, बैंकिंग की का स्कोप डाल देते हैं, भाई बैंकिंग क्या कर रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री के स्टेट्स डाल दिए कि कितनी जो है ना बना बैंकिंग सेक्टर कहाँ जा रहा है, उसके ट्रेंड्स डाल दिए कि भाई डिजिटल बैंकिंग ट्रेंड्स इन द यूके, तो उसी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारा स्टेट्स डेटा आ जाएगा गूगल पे, तो वो आपने डाल दी। आपकी यहाँ तक ये खत्म हो गई अपना रिसर्च बैकग्राउंड। रिसर्च बैकग्राउंड के बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप रिसर्च रेशनल भी कह सकते हैं, प्रोजेक्ट मोटिवेशन भी कह सकते हैं, रिसर्च गैप भी कह सकते हैं, ये तमाम तर नाम एक ही चीज के हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ये बोलने की कोशिश करते हैं या ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो रिसर्च है वो यूनिक है, उस पर किसी ने पहले काम नहीं किया, और उसके थ्रू जब आप वो रिसर्च करेंगे तो आप इंडस्ट्री को कौन सा एडवांटेज दे सकते हैं। रिसर्च सिग्निफिकेंस, रिसर्च गैप और रिसर्च मोटिवेशन, प्रोजेक्ट मोटिवेशन, रिसर्च रेशनल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि अलग अलग इनको लिखा जाए, लेकिन बात एक ही होती है सबके अंदर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने क्या बताना होता है कि स्टडी का प्रॉब्लम क्या है। अब कुछ स्टडीज वाकई प्रॉब्लम बेस्ड होती हैं,
जिनको हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब ये एक प्रॉब्लम है कि कौन सी चीज ज्यादा अफेक्ट करती है डिजिटल बैंकिंग बिहेवियर को। एक प्रॉब्लम है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो बैंकर है वो तो ये जानना चाहेगा ना कि उसको पता चल जाए कि कौन सा ऐसा मेन फैक्टर है जिसकी वजह से लोग या तो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या तो उसको अवॉइड कर रहे हैं डिजिटल बैंकिंग को। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम तो आपका टाइटल कि भाई ये चीज अननोन है, ये चीज अनआइडेंटिफाइड है कि कौन से फैक्टर्स जो है उसको ज्यादा अफेक्ट करते हैं, खासतौर पे यूके के अंदर। हो सकता है आपको ये चारों फैक्टर्स पे दूसरे कंट्रीज के अंदर बहुत सारी रिसर्च मिल जाए, लेकिन यूके के अंदर ना हो, या यूके के अंदर जो आपने स्पेसिफिक एरिया लिया है, या पाकिस्तान के अंदर फर्ज कर लेते हैं कि हमने सिंध का एरिया ले लिया, कि सिंध के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के लिए तो आप बेतहाशा रीजंस दे सकते हैं। एक तो आप बता सकते हैं कि इस रीजन के अंदर या इस कंट्री के अंदर ये रिसर्च नहीं है, या अगर रिसर्च की भी हुई है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये पुरानी रिसर्च है, न्यू रिसर्च होनी चाहिए इसके ऊपर। और इस तरह आप ये भी बता सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयर्स को या बैंकर्स को ये पता होना चाहिए ताकि उनकी उनका बिजनेस या उनकी जो भी अपना एंटरप्राइज है वो बूस्टअप हो। तो ये आप बता सकते हैं किसके अंदर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर या रिसर्च रेशनल के अंदर। सिग्निफिकेंस जो होता है वो मेन फोकस कर रहा होता है कि आपकी रिसर्च की वैल्यू क्या है टुवर्ड्स एकेडमिया, टुवर्ड्स पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग समझते हैं ना कि किसी इदारे को अगर पता चल जाए कि परसीव्ड यूज ऑफ ईज ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और वो फिर किस पे फोकस करेंगे कि एप्लीकेशंस जो है ऑनलाइन बैंकिंग की वो ज्यादा से ज्यादा आसान हो और अट्रैक्टिव हो, वो अपनी इदारे की एक पॉलिसी बना लेंगे। और ऐसे ही परसीव्ड यूजफुलनेस है, और फिर सिक्योरिटी है। तो इसके ऊपर कंपनीज अपनी पॉलिसीज डिवाइड कर सकती हैं। ये क्या होगा, आपका रिसर्च सिग्निफिकेंस। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं रिसर्च सिग्निफिकेंस। अच्छा, रिसर्च एम जो होता है वो आपके टाइटल का फंक्शनल नेम होता है। जैसे कि आपका टाइटल है इन्वेस्टिगेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग द विलिंगनेस, तो आपने जहां पर क्या लिखा है, टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स अफेक्टिंग या दैट अफेक्ट द विलिंगनेस टू यूज डिजिटल बैंकिंग इन द यूके। एम हमेशा आप छोटा रखें। ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आप छोटी रखा करें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको बड़ी डिटेल में लिख देते हैं, 200 300 वर्ड, 400 वर्ड। वर्ड काउंट को पूरा करने के लिए वो उसके अंदर उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्रोफेसर या ट्यूटर्स उनको फंसा देते हैं कि भाई ये तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए 100 या 125 वर्ड्स के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिमिट किया करें, उसको कंसाइज किया करें, क्लियर हो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद आपके जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके टाइटल को ब्रेक किया जाता है। जिस तरह आप ये कहेंगे कि टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ विलिंगनेस फॉर कस्टमर डिजिटल बैंकिंग यूज। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि आपने इंपॉर्टेंस के बारे में बता दिया या विलिंगनेस के बारे में बता दिया। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, what is the scope of या to identify and examine the scope of digital banking in the UK।
2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स हमेशा सिंपल रखा करें, ऑब्जेक्टिव्स उल्टे सीधे नहीं रखा करें। ऐसे ही मिसाल के तौर पर मेरा टाइटल है रोल ऑफ मार्केटिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर, या रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन कंज्यूमर बिहेवियर। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई टू अंडरस्टैंड एंड रिव्यू द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, व्हाट इज मीन्ड बाय टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका होता है रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव, यानी कोरिलेटरी ऑब्जेक्टिव उसको बोला जाता है। वो आपका बता रहा होता है कि आपके ने जो वेरिएबल्स उठाए हैं उनके अंदर आप किस लेवल का रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। जैसे कि ये आप एम है, ठीक है, टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन या अफेक्ट ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस विलिंगनेस टू यूज डिजिटल बैंकिंग इन द यूके। हमेशा ऑब्जेक्टिव्स आप सिंपल रखा करें। और चौथा ऑब्जेक्टिव आपका होता है सर्विस इंप्रूवमेंट। उसका ताल्लुक आपकी सिग्निफिकेंस से होता है, रिसर्च सिग्निफिकेंस आप जो लिखते हैं ना, उसमें ये होता है कि टू आइडेंटिफाई द गुड अप्रोच थ्रू विच विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स कुड बी एनहेंस्ड टुवर्ड्स डिजिटल बैंकिंग यूज। यानी जो आपकी असल कहानी होती है, आपने पूरी रिसर्च कर ली, उसके बाद आपने ये बताना होता है कि आपकी रिसर्च का एडवांटेज क्या है। आपकी रिसर्च हमेशा चारों या पांचों ऑब्जेक्टिव्स के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप चाहें तो आईवीज और डीवीज का एक सेक्शन क्रिएट करें और एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डालें। इसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क भी बोला जाता है और रिसर्च मॉडल भी बोला जाता है। और यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक साइड पे आपके आईवीज होते हैं, दूसरे साइड पे आपके डीवीज होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह इसने 4 आईवीज डाले हैं, परसीव्ड ईज ऑफ यूज, परसीव्ड यूजफुलनेस, सिक्योरिटी, रीजनेबल प्राइस, और आगे जिस चीज पे ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज को ये चेंज कर रहे हैं, वो क्या है, विलिंगनेस टू यूज डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाने आ गए आप लोगों को। रिसर्च, अच्छा, रिसर्च क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके रिसर्च वेरिएबल्स से ही आते हैं। ये जितने चारों वेरिएबल्स हैं, देखें कुछ प्रोफेसर ये चाहते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही रिसर्च क्वेश्चंस में कन्वर्ट करें, जैसे कि टू अंडरस्टैंड द विलिंगनेस ऑफ कस्टमर्स टू यूज डिजिटल बैंकिंग। तो हमने कर लिया व्हाट इज द विलिंगनेस ऑफ कस्टमर टू यूज डिजिटल बैंकिंग। कुछ लोग या कुछ प्रोफेसर या कुछ यूनिवर्सिटीज ये चाहती हैं कि जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए उनसे आपने आगे से टू हटा के व्हाट या हाउ लगाना है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जब रिसर्च क्वेश्चंस बना रहे होते हैं तो आप रिसर्च हाइपोथेसिस को ही कन्वर्ट करें। ठीक है, रिसर्च हाइपोथेसिस, जिस तरह रिसर्च हाइपोथेसिस, अच्छा पहले रिसर्च हाइपोथेसिस किस तरह बनाए जाते हैं, जिस तरह ये वेरिएबल है, इसका इसके साथ रिलेशनशिप बता दिया कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन परसीव्ड ईज ऑफ यूज एंड विलिंगनेस टू यूज डिजिटल बैंकिंग। ऐसे ही परसीव्ड यूजफुलनेस एंड विलिंगनेस टू यूज डिजिटल बैंकिंग। तो इस तरह चारों रिसर्च हाइपोथेसिस बनेंगे और उसके बाद ये चारों रिसर्च हाइपोथेसिस में से आपने देयर की जगह हटा के व्हाट इफ या इज देयर एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो आपने जो ऑब्जेक्टिव्स, चारों मैंने ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर लिखे नहीं है, मैंने वर्बली आपको बताए थे, उन्हीं को हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन फॉर्म में कर लिया, इंटेरोगेटिव फॉर्म में कर लिया, या तो हमने जो जितने वेरिएबल्स हमने रखे हैं हर वेरिएबल को हमने एक एज अ क्वेश्चन ले लिया।
तो ये हमारे क्या होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चंस, फिर रिसर्च सिग्निफिकेंस भी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद आता है प्रोपोज्ड स्टडी स्ट्रक्चर। प्रोपोज्ड स्टडी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप जो थीसिस करेंगे उसमें कितने चैप्टर्स होंगे। ठीक है, जब आप ये हेडिंग थीसिस के अंदर लिख रहे होंगे तो प्रोपोज नहीं लिखेंगे, प्रोपोज का वर्ड हटा देंगे। स्टडी स्ट्रक्चर या स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये चीजें ऑप्शनल भी होती हैं, हमारी मर्जी भी होती है कहीं कहीं पर, लेकिन नॉर्मली ये चीजें अडॉप्ट होती हैं और डिपेंड करती हैं कि रिसर्च प्रपोजल की साइज कितनी है। आपका रिसर्च प्रपोजल 300 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3000 वर्ड्स का भी हो सकता है, 1500 वर्ड्स का भी हो सकता है, 800 वर्ड्स का भी हो सकता है, 10,000 वर्ड्स का भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि आप एक रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट लेके आए। ड्राफ्ट का मतलब है कि आपने छोटा एक माइंड मैप लेके गए कि भाई मेरी स्टडी इसके बारे में है और मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे ये हाइपोथेसिस है, मेरे ये कंसेप्चुअल मॉडल है, और ये मेरा रिसर्च गेप है, और ये मेरी रिसर्च मेथोडोलॉजी है। बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में आपने लिख के प्रेजेंट करना होता है। रिसर्च प्रपोजल में या रिसर्च थीसिस में या डिसर्टेशन में हमेशा क्लियरिटी का ख्याल रखना होता है। बेशक आप कहीं से भी कंटेंट लें, लेकिन उसको आप कस्टमाइज करें, अपनी थीसिस के साथ उसको मैच जरूर करें। अगर मैच नहीं करेंगे तो वो दूसरे की थीसिस हो जाएगी, वो आपकी थीसिस नहीं हो जाएगी, फिर आपके सुपरवाइजर बोलेगा कि ये आपने क्या लिखा है। एनीवेज, रिसर्च सिग्निफिकेंस, फिर प्रोपोज्ड स्टडी आउटलाइन भी इसको कह सकते हैं, स्टडी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी कंपोनेंट्स, स्टडी चैप्टराइजेशन, डिसर्टेशन चैप्टर्स। तो ये सारी हेडिंग्स एक ही चीज के लिए यूज हो सकती हैं। एक चीज का ख्याल रखना होता है कि डिसर्टेशन और थीसिस में फर्क है। डिसर्टेशन यूज होती है यूके के अंदर और थीसिस यूज होती है यूएसए के अंदर, और ज्यादातर ये जो मेगा रिसर्च है इसको मेगा रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है, तो उनके लिए बाकी दुनिया में यूएसए से हटके डिसर्टेशन ही कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं, यहाँ तक हमारे चैप्टर 1 खत्म हो गया, और इसमें चाहें तो आप इसकी चैप्टर समरी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिसर्च लिटरेचर रिव्यू का सेकंड चैप्टर है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर दो चीजें आती हैं, एक रिसर्च थ्योरी आती है और दूसरा आपका एम्पेरिकल लिटरेचर रिव्यू। एम्पेरिकल लिटरेचर रिव्यू आपका कहाँ से आता है, ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाए हैं ना, ये हर हाइपोथेसिस की अलग हेडिंग होगी। परसीव्ड ईज ऑफ यूज, ठीक है, ये रिसर्च थ्योरी है। कोई भी आप टाइटल से मैच करदा थ्योरी आप उठाएं और उससे आप उसको लिखें 200-300 वर्ड्स के अंदर, ज्यादा नहीं, 200-300 वर्ड्स सिर्फ। और उसके बाद आप परसीव्ड ईज ऑफ यूज एंड द विलिंगनेस। ठीक है, यानी आईवी और डीवी की आपने एक हेडिंग बना दी, आईवी डीवी 1 और आईवी डीवी 2, इस तरह जितने भी पेयर्स बनते हैं तो वो आपने बना दिए, और उसी से रिलेटेड आपने लिटरेचर सर्च की। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग बना के और उसी से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज हैं वो आपने निकाल के और यहाँ पर उनको राइट अप दिया। तो लिटरेचर रिव्यू आपका इस तरह होता है। प्रोपोजल के लेवल पे आपका लिटरेचर रिव्यू छोटा होता है और उसमें थीसिस रिसर्च थ्योरी डालने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज अगर बोल भी देती हैं
कि आप रिसर्च थ्योरी कौन सी यूज करेंगे। अब जैसे कि एचआर की जो रिसर्चेज होती हैं उसके अंदर मोटिवेशन थ्योरीज आती हैं, और मास्लो की थ्योरी आती है, हर्सबर्ग की थ्योरी आती है। तो इस तरह बेताशा थ्योरीज है। आप कोई ना कोई थ्योरी देखते हैं, लेकिन थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका किसी न किसी थ्योरी से या किसी न किसी साइंटिस्ट के प्रीवियस वर्क से उसका रिलेशनशिप है। ठीक है, ऐसे ही फाइनेंस के अंदर आप थ्योरीज देखेंगे, स्टेक होल्डर थ्योरी है। तो स्टेक होल्डर में आप ये देखते हैं ना कि स्टेक होल्डर्स जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या अपना पार्टनर्स होते हैं, उनकी वैल्यू या उनकी वेल्थ किस तरह मैक्सिमाइज होती है। तो इसमें आप ये देखेंगे कि भाई इसमें हम जो बैंकर्स है उनकी वेल्थ किस तरह मैक्सिमाइज हो सकती है अगर कस्टमर्स को वो ज्यादा एंगेज करें। तो इस तरह एक रीजनिंग देनी होती है। कोई भी थ्योरी आप सिलेक्ट करें और उसकी आपने रीजनिंग देनी होगी। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऐसे ही छाप दी रिसर्च थ्योरी को, कॉपी कर लिया और ऐसे ही दे दिया। और लोग जो है ना पैराफ्रेजिंग का उल्टा कॉन्सेप्ट लेते हैं। पैराफ्रेजिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप रिवर्ट करें, उसके साथ आप उसको लिंक करें चीजों को। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो टाइटल है, आपका जो असाइनमेंट है, उसके साथ जब तक उसको लिंक नहीं करेंगे तब तक वो एक जनरल चीज कहलाएगी। और वो जनरल चीज तो एक बच्चा भी कॉपी पेस्ट कर सकता है गूगल से। फिर आप में और उसमें क्या फर्क है, फिर आप रिसर्चर किस चीज के हैं। तो मेन डिफरेंस क्या होता है कि आपने रिलेवेंट चीजें निकालनी होती हैं। रिसर्च थ्योरी और ऐसे ही मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरीज आती हैं, थ्योरी ऑफ प्लेन्ड बिहेवियर की आती है। आप इसमें अपना फाइनेंस की थ्योरी भी लगा सकते हैं और मार्केटिंग की भी थ्योरी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बो है दोनों चीजों का। तो थ्योरी ऑफ प्लेन्ड बिहेवियर यानी जो इंसान का एक प्लेन्ड बिहेवियर होता है या प्लेन डिसीजंस होते हैं वो किस तरह चेंज होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो तब जाके ये थ्योरीज वगैरह डेवलप होती हैं। लिटरेचर रिव्यू तो और इंट्रोडक्शन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। अमजद, आपका कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ये जो बताया कि जो थियरीज हैं उनको हमें क्या कहते हैं, हमारी थियरीज जो है उससे हमें ब्लेंड करके लिखना है, मतलब कि हमारे सिनेरियो के साथ उसको कनेक्ट करके लिखना है। एग्जैक्टली। ये थोड़ा सा यही ना कि जैसे ये बैंकिंग का है तो ये थियरी बैंकिंग के ऊपर किस तरह एप्लीकेबल है, बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिखना है, यही है ना? एग्जैक्टली। और दूसरा ये जो हेडिंग है, जो लिटरेचर रिव्यू होगा वो आपका जनरल होगा। ऐसा ना कि आप लिटरेचर रिव्यू यूके के अंदर लिखें। इसके हाइपोथेसिस के अंदर आगे इसका लिखा हुआ था यूके, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। लिटरेचर रिव्यू जनरल होता है। ठीक है, यानी ओवरऑल जितनी भी स्टडीज है इंटरनेट पे किसी भी कंट्री से रिलेट करती हैं वो आपने डालनी होगी। ऐसा ना कि आप कहें कि नहीं ये भी वहीं से ही होना चाहिए या ये उस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, नो। ठीक है। और हम अभी दूसरे सेक्शन की तरफ जाते हैं। हमारा ये सेशन खत्म होने को जा रहा है, टाइम खत्म हो चुका है बिल्कुल। अगले सेशन में 10 या 15 मिनट के अंदर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी को कवर करेंगे। थैंक यू।